पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई है वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लोकतंत्र का एक काला दिन देखा गया। चुनावी हिंसा में कहीं 13 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा कहा जा रहा है, कहीं पर 15 तो कहीं पर 18। मगर बड़ा सवाल यह कि एक व्यक्ति भी क्यों मारा जाए, क्योंकि चुनावों को तो लोकतंत्र का जश्न कहा जाता है ना। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चुनाव अपने आप में किस तरह से छलावा हो गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे करीब 82% लोगों ने वोट दिया, मगर इस बार जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है सिर्फ 66% लोगों ने वोट दिया। आप देख रहे हैं करीब 16% की गिरावट। आप इसके मायने समझते हैं? चुनावों को हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, मगर इस त्योहार में लोग जमीन में जाने से डर क्यों रहे हैं? वो डर इसीलिए रहे हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर डर, बैरिकेडिंग, लॉकआउट और बमबारी का आतंक मचा रखा था। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कितने लोग मारे गए हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोग मारे गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुल 13 लोग मारे गए हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा लोग टीएमसी के मारे गए हैं। दूसरे नंबर पर सीपीएम के 2 लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के 2 लोग मारे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का 1 व्यक्ति मारा गया है। इस आंकड़े को देखकर आपको लगेगा कि भाई पीड़ित तो टीएमसी है क्योंकि उनके सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जमीन में इस कदर डर क्यों था कि वोटिंग में करीब 16% की गिरावट आ गई? अरे भाई, वोटिंग तो बढ़ना चाहिए ना। पिछली बार जो हमें सफलता मिली थी उससे खुश होकर, उससे उत्साहित होकर और लोगों को सामने आना था। और हम ये ना भूलें, पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा हिंसा होती आई है। पिछले से पिछली बार 13 लोग मारे गए थे, उसके बाद 14, उसके बाद 13 और इस बार एक बार फिर 13 लोग मारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कई अखबारों में मृतकों का आंकड़ा जो है वो 18 तक पहुंचा है। मैं फिर बता दूं, मृतकों में सबसे ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। मगर आज सुबह मैं कई अखबार पढ़ रहा था, मैंने कई सोशल मीडिया की एजेंसीज पर निगाह डाली। मेरी निगाह गई इंडियन एक्सप्रेस की खबर की तरफ दोस्तों। वो खबर मैंने पढ़ी, वो बहुत ही शॉकिंग खबर थी। उसमें यह बतलाया गया था कि टीएमसी ने किस तरह से अपना आतंक जो है वो तमाम जगहों पर मचाए रखा था और उसमें उसने 4 चीजों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले डर। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इस कदर डर था कि कई जगहों पर लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी बात, बैरिकेडिंग। दोस्तों, बैरिकेडिंग का यह आलम था कि सड़कों पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी कई जगहों पर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सेंट्रल एजेंसीज वहां क्यों नहीं पहुंची उस पर अंकुश लगाने के लिए। तीसरी बात, लॉकआउट। विपक्ष के कैंडिडेट्स, विपक्ष के समर्थक निकलना चाहते थे मगर उन्हें रोका गया। यही वजह है कि विपक्ष में कई लोग इस चुनावों को छलावा कह रहे हैं। चौथी बात, बमबारी। जो लोग निकल जाते थे उन्हें बमों के जरिए निशाने पर लिया जाता था, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की खबर कह रही है दोस्तों। मैं समझना चाहता हूं, ऐसे में क्या आप इसे स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हिंसा हुई है, क्या वो ट्रेलर है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर? मैं आपको इस मुद्दे का एक और पहलू बताऊं। टीएमसी के कार्यकर्ता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कई जगहों पर सेंट्रल एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस लोगों पर दबाव डाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। मगर इसी तरह की खबरें आपको याद होगा लोकसभा चुनावों में भी ढेरों सामने उभर कर आई थी। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में किस तरह से स्थानीय पुलिस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने नतमस्तक थी। मगर तमाम जगहों पर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आतंक की खबरें आ रही हैं उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
अभी मैं टीएमसी के 3 नेताओं के ट्विटर टाइमलाइंस पर गया। ममता बनर्जी, 4 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। कल की हिंसा पर उन्होंने एक शब्द अपने ट्विटर पर नहीं कहा। डेरेक ओब्रायन, एक शब्द नहीं कहा। महुआ मोइत्रा ये तो कह रही हैं कि मैं वोट डालने गई, मगर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। क्यों भाई? 13 लोग मारे गए, आप ही के पार्टी के 7 लोग मारे गए। कहीं इसीलिए तो आप खामोश नहीं हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर सही है जिसमें आपने आतंक के 4 शब्दों का इस्तेमाल किया? डर, बैरिकेडिंग, लॉकआउट, बमबारी। कहीं ये 4 शब्द टीएमसी की राजनीति की हकीकत तो नहीं? मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा, और वो सवाल होगा कि जो 13 लोग मारे गए हैं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वो किस पार्टी के हैं और उन्हें किसने मारा। एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं, क्योंकि जो आंकड़े सामने उभर कर आए हैं वो बहुत शॉकिंग हैं। सबसे पहला आंकड़ा, सबसे ज्यादा लोग मारे गए टीएमसी के। मगर क्या आप जानते हैं जो 7 लोग टीएमसी के मारे गए हैं, उनमें से अधिकतर मामलों में आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, बीजेपी पर नहीं, कांग्रेस पर लग रहा है। एक एक करके तमाम केसेस में आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले नाडिया में टीएमसी का एक कार्यकर्ता अमजद हुसैन मारा जाता है, नाडिया के छपरा में, और यहां पर आरोप लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। बताया यह जाता है कि 11 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इन्हें छपरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था। अमजद हुसैन दम तोड़ देता है अस्पताल में। तो ये तो हुई नाडिया की मिसाल। अब हम जाते हैं दक्षिणी 24 परगना की तरफ। यहां पर टीएमसी का एक कार्यकर्ता मारा जाता है जिसका नाम है अनीसुर ओस्तगर। यह व्यक्ति क्यू में खड़ा हुआ था और तभी एक बॉम्ब फेंका जाता है। यहां पर जो है आरोप लगता है कुछ स्वतंत्र कैंडिडेट्स पर, यानी कि एक स्वतंत्र कैंडिडेट के समर्थकों पर आरोप लगता है टीएमसी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारने पर। तीसरा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट, जो कि कूच बिहार में। यहां पर क्या होता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक पोलिंग एजेंट माधव विश्वास जो है वो कूच बिहार में, जो कि उत्तरी बंगाल में है, उसे गोली मार दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है माया बर्मन, उनका कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोली मारी। अब हम रुख करते हैं मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद में 4 लोग मारे जाते हैं अलग अलग पार्टियों के। सबसे पहले दोस्तों टीएमसी का एक कार्यकर्ता यासीन मलिक मारा जाता है और सबीरुद्दीन शेख मारा जाता है, जिसकी लाश मिलती है मुर्शिदाबाद के खरग्राम से। सबीरुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे मौत के घाट उतारा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की कह रही है। उसी तरह से नोएडा में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा जाता है और यह बताया जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर बॉम्ब फेंका। कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम है नियाकत अली। उसे एक लोकल अस्पताल में ले जाया जाता है जहां वो दम तोड़ देता है। उसी तरह से सीपीएम के कार्यकर्ता रोशन अली को मुर्शिदाबाद के लाल गोला में मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहां पर आरोप लगता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। अभी तक जो मैं आपको तमाम मिसाल दे रहा हूं उसका अर्थ क्या है कि हिंसा में अधिकतर लोग जो मारे जा रहे हैं वो टीएमसी के हैं, जो हिंसा कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो टीएमसी के हैं। इसके अलावा कटघरे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं बड़े पैमाने पर। आगे देखिए, मालडा में मारे जाता है टीएमसी का एक और कार्यकर्ता गोपालपुर विलेज में। टीएमसी के मुताबिक स्थानीय पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद निसार के जो चचा हैं शेख मलिक, उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया था। अब हम रुक करते हैं पूर्व वर्धमान का। यहां पर टीएमसी का भी एक कार्यकर्ता मारा जाता है और सीपीएम का भी एक कार्यकर्ता मारा जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का आरोप लगता है वामपंथी दल सीपीएम पर। उसी तरह से सीपीएम का एक कार्यकर्ता राजिबुल हक मारा जाता है और आरोप किस पर लगता है? टीएमसी पर लगता है। उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी का एक कार्यकर्ता मारा जाता है और आरोप लगता है कांग्रेस पर। उसी तरह से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मोहम्मद जमीलुद्दीन मारा जाता है ग्वालपोखर में।
उसकी लाश जो है उसे जागीर बस्ती के बाजार में छोड़ दिया जाता है और यहां पर एक बार फिर आरोप लगता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। इस हमाम में सब नंगे हैं, मगर यकीनन टीएमसी ने अपनी स्थानीय ताकत का इस्तेमाल करके जिस तरह से बम का इस्तेमाल किया, लॉकआउट का इस्तेमाल किया, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया और डर का इस्तेमाल किया, वो अप्रत्याशित है। वो अप्रत्याशित दोस्तों, और यह अपने आप में कितना बड़ा अभिशाप है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुए थे। इतनी बड़े तादाद में तो लोग मार ही नहीं गए। 13 से 18 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा यह बहुत शॉकिंग है। कटघरे में ममता बनर्जी हैं। कटघरे में वो एजेंसीज हैं जिन पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर इन तमाम लोगों को सम्मति देगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में यह हिंसा नहीं दोहराई जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।